एक ऐसा केस जो कि आज तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, जिस केस के ऊपर एक मूवी बनी थी बट उसे बैन करना पड़ा क्योंकि थिएटर में लोग बेहोश हो रहे थे, भाग रहे थे, उल्टियाँ कर रहे थे। इस केस के ऊपर जो मूवी बनी थी उसे अभी तक द स्कैरिएस्ट मूवी एवर मेड का टाइटल दिया जाता है। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम भूत प्रेतों में विश्वास करते हो या नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो के एंड तक तुम विश्वास करने लग जाओगे। हाँ, ये एक बोल्ड स्टेटमेंट हो सकता है बट मैं अब तुम्हें जो भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो सब एक डायरी में मेंटेन था। वो 28 डेज की डायरी जिसे फादर बाउडेन ने मेंटेन किया था एक्सोर्सिज्म के दौरान। उस 28 दिनों में आखिर क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था जो इस केस को डिमोनिक पोजीशन की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा डार्केस्ट केस माना जाता है। सो आज हम लोग उसी केस के डीप में जाने वाले हैं। So sit back and relax and let's dive into the darkest exorcism case of Roland Doe. स्टार्टिंग से पहले मैं तुम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये जो केस है इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा अनईजी फील करवाया है एंड इस वीडियो में मैं कुछ रियल फुटेजेस एंड रियल ऑडियोज़ का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो वो सब तुम लोगों को अनईजी फील करवा सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू कि तुम कंटिन्यू करना चाहते हो या कि नहीं। एंड इफ़ इट इज़ अ यस सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमें ये 28 डेज की डायरी खोलने से पहले एक बैक स्टोरी के बारे में जानना होगा कि आखिर रोलैंड पोजेसी कैसे हुआ। तो ये सब कुछ स्टार्ट होता है जब रोलैंड सिर्फ 14 साल का था। वो और उसकी फैमिली आयरलैंड के एक छोटे से शहर में रहते थे। रोलैंड को बचपन से ही भूत प्रेत डीमंस इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आने लगा, ऑल थैंक्स टू उसकी मिली आंटी। अबे मिली आंटी कौन है? वो एक ऐसी औरत थी जो कि खुद भी डिमोनोलॉजी में विश्वास करती थी और ये सब लेके वो खुद भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करती थी। उन दोनों का ऑब्सेशन इतना ज़्यादा था कि रोनाल्ड 12 साल की उम्र तक ऊजी बोट चलाना सीख गया था। बट सब कुछ तब चेंज हो गया जब अनफॉर्चुनेटली किसी स्ट्रेंज कारण से मिली आंटी की डेथ हो जाती है। रोनाल्ड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगता है एंड देन उसके बाद वो एक ऐसा स्टेप लेता है जो कि उसके ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देने वाला था। वो सोचता है कि वो ऊजी बोर्ड से मिली आंटी से कांटेक्ट करेगा और उनसे बातें करेगा। ओके, सो जब भी तुम किसी भी मीडियम से ह्यूमन वर्ल्ड से उस वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो जो वर्ल्ड लाइफ के बियॉन्ड है, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि तुम जिस स्पिरिट को बुला रहे हो उसको ओवर पावर करके कोई डीमन तुम्हें पोजेस कर लेगा। पहले कुछ दिनों तक रोनाल्ड का आंट हैरियट के साथ कांटेक्ट करना एक फेल्ड अटेम्प्ट जैसा लग रहा था, बट उस इंसिडेंट के 2-3 हफ्ते बाद से बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुके थे जो कि दो फैमिली खुद एक्सपीरियंस कर रहे थे, जिनमें से शामिल था कि जो बांस उन्होंने टेबल में रखा था वो बांस अपने आप फ्लोट करने लग जाता है। रोनाल्ड अचानक से बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। जब वो लोग रोनाल्ड के पास जाते हैं तो रोनाल्ड के पैरों में वो लोग एक स्ट्रेंज मार्क नोटिस करते हैं। रोनाल्ड के पैर पूरी तरीके से जले हुए मार्क से भरे हुए थे। ये चीज देख के दो फैमिली काफी ज्यादा घबरा जाते हैं एंड वो रोनाल्ड को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। नाउ डॉक्टर जब उसे थॉरोली चेक करते हैं तो डॉक्टर को भी ये चीज नोटिस होता है कि उसके बैक में काफी सारे जले हुए निशान थे, जिसमें एक चीज हाईलाइट हो रहा था जिसमें लिखा था लुइस। जले हुए मार्क से लुइस लिखा हुआ था रोलैंड के बैक में। ये चीज देख के काइंड ऑफ डॉक्टर भी घबरा जाता है। सो इस केस में हमें सीधा दिखता है कि रोनाल्ड को जो है डॉक्टर किसी चर्च में जो है वो रेफ़र कर देता है, क्योंकि उन्हें भी ये लगा था शायद ये कोई नॉर्मल मेडिकल केस नहीं है। तो ये भी एक चीज़ को बताता है कि ये केस असल में कोई नॉर्मल मेडिकल केस था या फिर नहीं। नाउ रोलैंड से मिलने के लिए एक लोकल प्रीस्ट को बुलाया जाता, बट वो उन्हें देख के भी काफी ज्यादा गालियां देने लगता है, काफी ज्यादा वायलेंट बिहेव करने लगता है। उसका ये वायलेंट बिहेवियर देख के वो प्रीस्ट भी काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड वो उसे एक रिनाउंड प्रीस्ट को रेफर कर देते हैं। नाउ रोलैंड का केस जो है अभी एक रिनाउंड प्रीस्ट के पास जाता है जिनका नाम था फादर जे बाउडेन एंड अभी से ये केस जो है वो रियल में डार्क होना शुरू होने वाला है। बाउडेन भी जब रोलैंड से पहली बार मिलने के लिए आया था तो उन्हें भी सेम एक्सपीरियंस हुआ था जो कि पहले वाले प्रीस्ट हुआ था एंड बाउडेन उन्हें पहली बार देख के समझ जाते कि उन्हें एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना होगा। सो किसी भी तरीके का एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने से पहले तुम्हें हेड प्रीस्ट जो है उनसे सबसे पहले परमिशन ग्रांट करना पड़ता है। ठीक वैसे ही बाउडेन भी अपने चर्च के हेड प्रीस्ट से जो है परमिशन ग्रांट करने जाते हैं, बट उन्हें परमिशन एक कंडीशन में ग्रांट होता है। एक प्रीस्ट उन्हें कहता है कि बाउडेन को एक डायरी मेंटेन करना होगा जिसमें एवरीडे जितना कुछ होगा एक्सोर्सिज्म के दौरान वो पार्ट बाय पार्ट
बाउडेन को उस डायरी में नोट करना होगा। नाउ इस ऑफिशियल डायरी को खोलने का टाइम आ चुका है, जिसमें टोटल 28 पेजेस है, क्योंकि रोलैंड का एक्सोसिज्म भी टोटल 28 डेज तक चला था, जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज जो है वो है डे 1, डे 3, डे 9, डे 17 एंड डे 28, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड डिस्गस्टिंग डे है 17 एंड 28, क्योंकि जो इन डेज में हुआ था वो सबसे ज़्यादा डार्क चीज़ था इस केस का। Now let's open the diary. Day 1. एक्सोसिज्म स्टार्ट होता है। वो लड़का बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसके शरीर में इतना ज़्यादा ताकत था 14 साल का होने के बावजूद भी कि हमारे लिए उसे संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। Day 3. अचानक वो लड़का शांत हो जाता है एंड अपने फैमिली मेम्बर्स को एक खिड़की खोलने के लिए बोलता है। जब फैमिली मेम्बर्स को खिड़की खोल देते हैं तो रोनाल्ड अचानक से अनकॉन्शियस हो जाता है। हमें लगता है कि हमारे प्रेयर्स काम कर रहे थे एंड डीमन उसे छोड़ के जा चुका था। एग्जैक्ट कुछ टाइम तक वेट करने के बाद हम 2 बजे उस घर से निकल जाते हैं, बट उसके ठीक 1 घंटे बाद ही रोनाल्ड फिर से जोर से चिल्लाने लगता है एंड उसके फैमिली मेम्बर्स हमें दोबारा बुला लेते हैं। हम जब वहाँ पे फिर से पहुँचते तो रोनाल्ड हमें देख के फिर से गालियाँ देना चालू कर देता है। सो इसमें हमें जो दिखा वो सिंपली स्पिरिट ने बाउडेन को बेवकूफ़ बना दिया था एंड दैट्स व्हाई उसने सोचा कि उसके प्रेयर्स काम कर रहे थे। इस टाइम तक जब हम एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे तो उसके मदर से ये सब चीज़ें देखी नहीं जा रही थी, तो हम लोग डिसाइड करते कि रोनाल्ड को एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का। डे 9. हम लोग रोनाल्ड को सक्सेसफुली एक हॉस्पिटल में नेम्ड एलेक्सियन ब्रदर्स हॉस्पिटल, जिसका अभी का नाम है साउथ सिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। हमारे साथ एक नया प्रीस्ट भी आता है जिनका नाम था हेलरिन का काम था रोनाल्ड को एक्सोर्सिज्म के दौरान पकड़ के रखना। डे 17. रोनाल्ड हमसे एक पेपर मांगता है एंड पेन, जिसमें वो एक चीज लिखता है जो कि एग्जैक्ट लिखा हुआ था, आई एम द डेविल, आई एम गोना प्रूव दिस थिंग टू यू इन 10 days। ये लिखकर वो लड़का बेहोश हो जाता है। बाकी दिनों के मुकाबले ये दिन वो लड़का काफी ज्यादा शांत था। डे 24 to 27. लड़के को संभालना इम्पॉसिबल हो चुका था। वो पागलों की तरह चीख रहा, वो हमें बहुत ज्यादा गालियां दे रहा था। एक टाइम तो वो 2-3 आवाज़ों में हमसे बात कर रहा था। हमको बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। डे 28. द लास्ट डे. इस दिन हल्की बारिश हो रही थी। हम तीनों जब कार से हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में पहुंचते तो बाहर से हमें रोनाल्ड का रूम दिखता है। रोनाल्ड के रूम जिस फ्लोर में था उस फ्लोर के सारे लाइट्स फ्लिकर कर रहे थे। हम लोग जब हॉस्पिटल में एंटर करते हैं एंड जिस फ्लोर में रोनाल्ड था उस फ्लोर तक पहुंचते हैं तो हमें बहुत तेज सल्फर की बदबू आने लगती है। हम लोग रोनाल्ड के रूम तक पहुंचते हैं, रूम का दरवाजा खोलते और देखते हैं रोनाल्ड वायलेंटली हमारी तरफ देख के चिल्ला रहा था और गालियां दे रहा था। रोनाल्ड तभी अपने बेड से एक स्प्रिंग निकालता है और मुझे मारने के लिए आता है। किसी तरीके से हम तीनों मिलकर उसे रोकते हैं एंड उसे प्रूव करने के लिए एक क्वेश्चन भी कहते हैं कि तुमने कहा था कि 10 दिन में तुम प्रूव करोगे कि तुम एक डीमन हो। तो वो बहुत जोर से हंसने लगता है एंड टेबल में जो हमने होली वाटर का बोतल रखा था उसे छूता है। वो बोतल अपने आप लेविटेट करने लगता है और ब्लास्ट कर जाता है। ये देख के हमें अपना रोस्ट फियर महसूस होता है, बट किसी तरीके से हम रोनाल्ड को बांध के रख देते हैं। बांध के हम लोग इतने जोर से इतने इंटेंसली प्रेयर किए जितना हमने कभी भी नहीं किया था। और प्रेयर के बाद एक टाइम में रोनाल्ड अपने बेड से लेविटेट करने लगता है, बट क्योंकि हमने उसे बांध के रखा था वो पूरी तरीके से लेविटेट नहीं कर पा रहा था। देन एक टाइम की इंटेंस प्रेयर के बाद रोनाल्ड अनकॉन्शियस हो जाता है। कुछ देर बाद वो लड़का जोर से चिल्लाने लगता है कि उसने एक एंजल को देखा था जिसने उस डीमन को भगा दिया अपने सोर्ड से। नाउ उसके बाद से रोनाल्ड जो है एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। बट ये जो केस है, इस केस के ऊपर अगर तुम थोड़ा और रिसर्च करोगे तो इस केस को एक तरीके से एक फॉल्स केस भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि रोनाल्ड असल में एक काफी ज्यादा पागल टाइप का बच्चा था जो कि स्कूल स्किप करने के लिए ये सब नाटक कर रहा था। लेकिन जब रिसेंटली डिस्कवरी में फादर बाउडेन का एक इंटरव्यू भी आता है और वो लोग एक डॉक्यूमेंट्री भी फिल्म करते हैं, उसमें फादर बाउडेन ये कहते हैं, What I saw was real, what I touched was real. I would never forget. नाउ तुम्हें क्या लगता है कि ये केस असल में सच था या फिर झूठ? इस केस के ऊपर जो मूवी बनी थी एक्सोर्सिस्ट, उसके जो इंसिडेंट हुए थे वो सब कुछ रियल थे। लोग सच में थिएटर में बैठ नहीं पा रहे थे, लोग भाग रहे थे। तो तुम्हें क्या लगता है ये जो केस के ऊपर ये फेस मूवी है, तो ये केस असल में सच है या फिर झूठ? कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर बताना। एंड मैं तुमसे बहुत जल्द मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नेवर स्टे स्टैटिक एंड ऑलवेज बी डायनामिक। बाय।